हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। दिस इज द 5th ऑफ नवंबर और 5th नवंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू है हम लोग उसको अभी देखेंगे। जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग रिजर्वेशन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सब कैटेगराइजेशन वगैरह की बातें हो रही हैं। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तीसरा जो हमारा है ये है हमारा लियो टोबी लाकी, ये एक वेल्केनो है जो न्यूज में था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे ये प्लेसेस इन न्यूज में पूछ सकता है, प्लेसेस इन न्यूज में पूछ सकता है या टर्म्स इन न्यूज में पूछ सकता है। उसके बाद फिर कालका शिमला गौज जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह का एक साइट है, उसको हमने क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एशियन बुद्धिस्ट समिट के ऊपर। तो दीज 5 टॉपिक्स आर वेरी 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 क्रूशियल फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेगा, राइट। तो ये हमारा, अरे ठीक हो जाए भैया, ये हमारा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज है जिसको हम लोग प्री सिक्योर कहते हैं। प्री सिक्योर का मतलब होता है प्रीलिम्स को सिक्योर कर लेना, ठीक है। तो अपन वही कोशिश किए हुए हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है दैट इज द रिवीजन वाला क्वेश्चन। अब रिवीजन वाला जो क्वेश्चन है इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको इसका आंसर्स बताना है कमेंट सेक्शन में। देखो मेरी एक बात सुनो, जो भी 1000-1500 लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप इंटरेस्टेड तो हो ना एटलस प्रिपरेशन के लिए। तो जब आप इंटरेस्टेड हो तो थोड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि प्रिपरेशन भी बेहतर हो जाए। एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 महीने पहले करंट अफेयर्स आपसे कवर नहीं होगा। आपके पास अभी ऑप्टिमम टाइम है, जब से आप, अगर अभी से आपने शुरू कर दिया है 1 नवंबर से अगर आपने कवर करना शुरू कर दिया है तो बहुत कम एफर्ट लगेगा आपको करंट अफेयर्स को कवर करने में। तो ये हमारा रिविजन क्वेश्चन था, इसके आंसर्स आप लोग बताना। अभी हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजर्वेशन कोटा इन इंडिया एंड रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। थीम क्या है क्वेश्चन का, रिजर्वेशन पे पूछ रहा है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एससी को 15% रिजर्वेशन है, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है जो ईडब्ल्यूएस है यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनको केवल 10% ऑफ रिजर्वेशन है, बट कोई कास्ट बेस्ड लिमिटेशन नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस किसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा जो पहले से रिजर्वेशन के बेनिफिट को उठा रहे हैं, बाकी सबको मिलेगा। तो ये बात सही है कि कास्ट बेस्ड लिमिटेशन नहीं है। थर्ड वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है और जो हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, ये 2 आर्टिकल जो है वो इंपावर करते हैं स्टेट को फॉर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है बेटा, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जिसको ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, वो इसका सही आंसर होगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछ रहा है। 1 और 2 कहीं दिख रहा है, ए शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, बट इसके बियॉन्ड और जो डिस्कशन है वो कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है सब कैटेगराइजेशन का, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुनो। सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होना चाहिए, ये सारी बातों को अब ध्यान से समझना। मान के चलो कि गवर्नमेंट ने ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि गवर्नमेंट ने ओबीसी को कैलकुलेशन आसान करने के लिए 20% मान लो, 20% रिजर्वेशन दे दिया। अब ओबीसी में डाला किस हो गया, ओबीसी में मान के चलो कि 100 कास्ट को डाल दिया गया, ठीक है। ऐसे 100 कास्ट को उठा के हमने डाल दिया है किस लिस्ट में, ओबीसी के लिस्ट में, ठीक है। अब इस ओबीसी के लिस्ट में से 100 कास्ट में से 6 कास्ट इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट को सिक्योर कर पा रहे हैं। मतलब अगर 20% सीट रिजर्व है तो इस 20 में से 90% जो सीट जाता है, आई रिपीट 20% का 90% किसको चला जाता है, केवल इन 6 कास्ट को चला जाता है, बाकी 94 कास्ट को नहीं मिल पा रहा है बेनिफिट। तो ये पर्पस थोड़े था रिजर्वेशन का, एम आई राइट। इसी को और सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है,
सब कैटेगराइजेशन करना चाह रही है, मतलब ओबीसी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके करना चाह रही है। आपने एमओबीसी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, आपने एमओबीसी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, झारखंड वगैरह में BC1 BC2 का कॉन्सेप्ट सुनाई देता है। तो ये जो BC1 BC2 का जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्या बोलते हैं कि ये सब कैटेगराइजेशन के अंदर जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन कर रखा है, बट सेंट्रल ने अभी तक नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको करने के लिए जस्टिस रोहिणी कमेटी बना के रिकमेंडेशंस वगैरह उसको आ गए हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या करती है, वो अपन तब देखेंगे। बट जस्टिस रोहिणी कमेटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। अब इसी सब कैटेगराइजेशन की बात होती है एससी और एसटी के रिजर्वेशन के लिए भी। एससी और एसटी में भी ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज उभर के आई हैं जिन्होंने एससी एसटी का मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर लिया है, बट बाकी की कम्युनिटीज को नहीं मिल पाया है। अब एससी में भी कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जिनका रिलेटिव स्टेटस उनसे अच्छा है, बट जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है उनको बेनिफिट नहीं मिल गया, उनको मिल जाता है जो एससी के इलीट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। तो इसी को अच्छे से रिजर्वेशन के प्रोविजन को और अच्छे से इंप्लीमेंट कराने के लिए, रिजर्वेशन का ट्रू वर्थ लाने के लिए सब कैटेगराइजेशन वगैरह की बातें होती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट दिया था, 7 जज बेंच था, 6:1 की रेशियो में जजमेंट दिया गया था कि आप एससी एसटी को भी सब कैटेगराइजेशन वगैरह कर सकते हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हमने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक 2004 का जजमेंट हुआ करता था, उस जजमेंट को इसने अभी रिवर्स कर लिया अभी, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत डेटा देख लो, एससी को 15% मिलता है, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%। कमेंट में बताना कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल है उनको कितना मिलता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि डिसेबल्ड, आज के टाइम में कौन सा टर्म यूज किया जाता है, दिव्यांग जन टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। अब एडवांटेज क्या है कोटा विद इन कोटा का? सबसे पहला एडवांटेज है कि जो स्कीम होगा, जो रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन होगा, दैट विल बी मोर टारगेटेड होगा। उसके बाद मोनोपोलाइजेशन कम हो जाएगा, बेहतर होता है हर जगह, इकोनॉमी में भी, सोसाइटी में भी ये चीजें होनी चाहिए कि कोई मोनोपोलाइज नहीं कर ले। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा, थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी और मतलब डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन उसका हो जाएगा। फिर पॉलिसी डिजाइन फ्लेक्सिबल हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को रिजिड कर दो कि इसको एससी में अगर आपने डाल दिया तो आप इनको केवल 15% रिजर्वेशन दे पाओगे, या 15% में ही आपको सारे कम्युनिटी को सर्व करना है। उसमें से कोई कम्युनिटी है जिसको गवर्नमेंट वाकई बहुत ज्यादा फोकस देना चाहती है और वो डिजर्व भी करती है, तो फिर इन सारी चीजों की वजह से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है कोटा विद इन कोटा का। लिमिटेशन क्या है यार, इंडिया में तो सबसे बड़ी बात इलेक्शंस होती है, तो सब कुछ यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे चला जाता है, डेटा सफिशिएंट है नहीं, इंप्लीमेंटेशन के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अब देखो, बैकवर्डनेस के बहुत से पैरामीटर हो सकते हैं, हो सकता है जो पैरामीटर मुझे बैकवर्डनेस का लगे आपको नहीं लगेगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशन से हमेशा थ्रेट होता है सोशल डिवीजन का, तो फ्रैगमेंटेशन वगैरह की बातें निकल के आ सकती हैं। किससे किससे आ सकती हैं? सब कैटेगराइजेशन वगैरह को और ज्यादा प्रमोट करने से, या रिजर्वेशन वगैरह को और ज्यादा प्रमोट करने से। सेकंड, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, और पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहला बहुत सिंपल 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंडिया वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सही बात है, व्हाइल फ्रांस वाज द को प्रेसिडेंट, सही बात है। चलो, दूसरा क्या है, द न्यूली अपॉइंटेड डीजी का नाम है आशीष खन्ना, ही इज फ्रॉम घाना। यार इंडियन नाम लग रहा है, घाना कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, ISA एम टू मोबिलाइज 1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030। देखो, दुनिया को जब लगा कि अब हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हम लोगों ने सोलर एनर्जी को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। और इसके लिए जो इंटरनेशनल एफर्ट जो सबसे ज्यादा आता है, दैट कम्स फ्रॉम योर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको ISA कहते हैं। इंडिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो मीटिंग्स वगैरह हुई है ना, ये इसके फोटो वोटो आपको दिख रहे होंगे। तो अभी जो मीटिंग हुई है उसके आउटकम्स देख लो। इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ, फ्रांस जो है वो को प्रेसिडेंट है, और 8 वाइस प्रेसिडेंट वगैरह इलेक्ट हुए हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट ये नाम याद रख लेना। आशीष खन्ना इंडिया के जो थे उनको DG अपॉइंट किया गया है।
डिस्कशंस वगैरह किस पे हुई हैं? अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो ऑब्वियसली किस पे होगा? सोलर से रिलेटेड जो चैलेंजेज है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको ये सारे इंप्लीमेंट करने की बातें करते हैं। आईएसए के बारे में अगर आप बेसिक देखोगे तो 2015 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर याद रखना इंडिया में है। आज के टाइम में उसके 120 मेंबर हैं। एम क्या है? 1 ट्रिलियन ये सोलर एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना चाहता है। रिसेंटली अभी एक उसका 7th असेंबली सेशन हुआ था दिल्ली में ही, भारत मंडप में। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा है। अब ये जो टर्म आपके सामने दिख रहा है जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम सबकी में भी अलग अलग हो सकती है, वो उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। टॉपिक है आपका एक वॉल्केनो है जिसका नाम क्या है? लीवो टोबी लाकी वॉल्केनो। इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्विन वॉल्केनो कॉम्प्लेक्स लोकेटेड ऑन द फ्लोर्स आइलैंड इंडोनेशिया। इसका लोकेशन पूछा जा रहा है कि आइलैंड कौन सा है। दूसरा, इट इज सिचुएटेड विद इन द रिंग ऑफ फायर। अब आपका दूसरा यहां से होमवर्क निकल के आता है कि आप रिंग ऑफ फायर के बारे में मुझे 5 पॉइंट बता दो। ठीक है, 5 पॉइंट्स बस बता देना। तो इसका लोकेशन कहाँ है? रिंग ऑफ फायर नोन फॉर द फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। जो मेजॉरिटी ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह है वो कहाँ पे होती हैं? रिंग ऑफ फायर में ही होती हैं। और हिस्टोरिकली जो नाम था इसका, उसको कहते थे लोवो टीवो, ये नाम था। ये एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी है, टर्म पूछ लेगा, ये जो टर्म है ये क्या है, माउंटेन है, वोल्केनो है, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ लेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3 और नन के फॉर्मेट में है। यहाँ पे एलिमिनेट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ये फ्लोर्स जो आइलैंड है वहां पे लोकेटेड है और रिंग ऑफ फायर में, मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो रिंग ऑफ फायर में ही होती हैं। और तीसरा, हिस्टोरिकली इसका नाम लोवो टीवो हुआ करता था। अब आप ये लोकेशन देख लो, यहाँ पे माउंट लोवो टोबियो लाकी है, वॉल्केनो है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ये हमारा फ्लोर्स आइलैंड है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ये हमारा इंडोनेशिया का मैप हो गया। ये हमारी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो यहाँ पे दिया गया है। ये आपकी होमवर्क है कि आप वापस जाइए, वॉल्केनो के बेसिक्स को रिवाइज कर लीजिए। लोकेशन मैंने आपको बता दिया। रिंग ऑफ फायर आपके सामने दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो पैसिफिक ओशियन है ना, उसका सदर्न पार्ट छोड़ के, नीचे वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब कुछ जो बहुत एक्टिव वॉल्केनिक एरिया होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर वगैरह बोलते हैं। 40,000 किलोमीटर लेंथ है, 500 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। दुनिया के 2/3 वॉल्केनो वगैरह जो है ना वो यहीं पे मिली जाती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कालका शिमला नैरो गॉज रेलवे। तो पहला ये बोला गया कि ये जो रेलवे साइट है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है 2008 में। इसको बनाया गया था टू कनेक्ट शिमला, ठीक है, जो क्या हुआ करती थी? समर कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसका सही है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ये बहुत खूबसूरत पिक आपको दिख रहा, पिक्चर आपको दिख रहा होगा, इसी की बात हो रही है। तो ये जो कालका शिमला रेलवे है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया, याद रखना। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये याद रखना कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा होमवर्क आपका ये है कि असम से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपको कमेंट करना है। तो मैंने 3 होमवर्क दिए ना, एक तो ये असम की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दूसरा मैंने आपको दिया था वॉल्केनो वाला, और पहला मैंने आपको जो दिया था वो आप कर लेना। ठीक है, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कितने स्टेशन है क्या है, बस ऐसे ही फॉर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। बाकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, जो बताया गया वही उतना ही, बस उतना तो मिनिमम कम से कम याद रखना। फिर ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एशियन बुद्धिस्ट जो समिट हुआ था 2024 का, उसके बारे में बता दो। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। काम क्या है? बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रमोट करना एंड इंटरफेथ डायलॉग अक्रॉस एशिया को प्रमोट करना। 2024 का जो समिट हुआ है वो हेल्ड हुआ है कहाँ पे? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा फैक्चुअल हो गया, ये भी और ये भी दोनों स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है,
कि इसको किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आईबीसी के साथ मिलकर किया था। एम क्या है, बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रमोट करना, इंटरफेथ जो डायलॉग है एशिया में उसको प्रमोट करना। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन बिंग बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, एट द सेम टाइम इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग भी रहते हैं। तो जब आप इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करते हो तो जो प्योर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली बातें होती हैं, जो इंक्लूसिव सोसाइटी वगैरह वाली बातें होती हैं, वो सारी आ जाती हैं। कहाँ पे हुआ, भारत मंडप। थीम याद रखना, थीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कई बार डायरेक्टली थीम भी पूछ लिया गया है। तो रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, थर्ड वाला स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको कराया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको नहीं कराई है। ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या था, एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको कराया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दो आंसर इसका सही है। ये आपको उस कॉन्फ्रेंस के पिक देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यही है हमारा आज का पूरा प्री सिक्योर हमने किया। जाते जाते कुछ और बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। प्रीलिम्स आ चुका है तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ प्रिपरेशन को लेके, राइट। तो जो ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो रहे हैं, एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से कवर करो, राइट, पहला। दूसरा, इसके जो होमवर्क मिल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कवर करो। एंड तीसरा, अगर कोई होमवर्क दे दिया जा रहा है तो उसको कमेंट में पिन कर दो एटलीस्ट, और नहीं भी कर सकते तो एक काम करो, तुम अपने कॉपी पे अलग से इसका नोट्स बना लो, राइट। सो ऑन दिस नोट वी हैव कवर्ड द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ 5th of November। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।